तुम लोग का पीरियोडिक टेबल लास्ट क्लास में हम खत्म कर दिए थे। हो गया था ना सारा डिस्कशन। आज हम लोग यस सर। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट लेक्चर। चलो, तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले चलो हम लोग देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली में यहाँ पे टर्म आ रहा है बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से तुम लोग क्या समझते हो, बताओ तो कोई भी। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डिंग? केमिकल सर बॉन्डिंग बता एक सकते हो? एटम और दूसरा एटम जब अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये होगा तब केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, तो एक्चुअली केमिकल बॉन्ड क्या है? एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स को, ऑडियो म्यूट करो, किसका ऑन है? ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग बोल सकते हैं एक टाइप का ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस को क्या करता है, बाइंड करके रखता है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टुगेदर। किसको किसको बाइंड करके रखता है ये? एटम्स के बीच में ये फोर्स लग सकता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लग सकता है, या फिर आयंस के बीच में लग सकता है, ठीक है। तो ये हुआ केमिकल बॉन्ड। अब जैसे हम लोग को बताना ये केमिकल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन, ठीक है। ये केमिकल बॉन्ड हम लोग पढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि केमिकल बॉन्ड पढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का वो एक्चुअली हम लोग नेचर पता कर सकते हैं वो, क्योंकि हर एक बॉन्ड का जो है नेचर डिफरेंट होता है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट नेचर के साथ, या जो बॉन्ड बनाते हैं उनका नेचर जो होगा वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से नेचर ऑफ बॉन्डिंग की वजह से उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनके डिफरेंट होंगे, और उनके बॉन्डिंग की वजह से उनका शेप जो होगा या ज्योमेट्री जो होगा वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग वही सारा चीज पढ़ने वाले हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से बॉन्डेड होता है, जो भी एटम्स होते हैं उसमें, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। उनका शेप कैसा होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। उनके बॉन्ड के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किस टाइप का वो स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हमको बॉन्ड के बारे में जानना जरूरी है कि एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्यों है, ये बताओ तो। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या कोई भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या होता है, कॉज ऑफ सर केमिकल बॉन्डिंग। सर बोलो। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। पहला तो यही रीजन है, टू गेन स्टेबिलिटी, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। पहला रीजन हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। कोई भी दो एटम या मॉलिक्यूल्स या कोई भी दो स्पीसीज अगर आपस में बॉन्ड बना रहा है तो वो चाहता है कि अपने एनर्जी को जितना कम से कम हो सके ना वो उतना कम करना चाहता है, क्योंकि जितना एनर्जी कम होगा स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। हम ऑलरेडी ये तुम लोग पढ़ रखे होगे कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पढ़ रखे हो ना ये? एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पढ़े हो या नहीं? ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोग पढ़े होगे। यस जितना सर। एनर्जी हाई होगा स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना कम होगा, और जितना लो एनर्जी होगा, जितना एनर्जी कम होगा स्टेबिलिटी देखोगे उतना ज्यादा होगा। तो इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाने का रीजन या फिर अट्रैक्शन शो करने का रीजन यही है कि उनका जो दो स्पीसीज आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उन दो स्पीसीज जो है मिलके वो अपने एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, या इनफैक्ट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वो अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिकली हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। वो ग्राफ जो होता है वो मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी और उनके डिस्टेंस के बीच का होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक एटम यहाँ है, ठीक है, दूसरा एटम बहुत दूर में रहेगा। ये मान लो इन दोनों एटम्स को बीच में बॉन्ड बनाना है। तो इन दोनों एटम्स को बॉन्ड बनाना है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एटम जो है अगर बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव करना होगा। या फिर जैसे ये बॉन्ड ए है
ये चलो एक एटम ए है, ये एटम बी है, ठीक है। ये इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करना चाहिए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे ना। समझ रहे हो बात? हेलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक का न्यूक्लियस जो है वो दूसरे के न्यूक्लियस को क्या कर रहा होगा। जैसे हम लोग ऐसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे कितने टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, जैसे ये एटम ए है और ये एटम बी है, ठीक है। अब ये दो एटम्स के बीच में कितने टाइप के फोर्स लग सकते हैं, इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये पहले एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट वाले एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, दूसरे वाले एटम को दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ये अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा अट्रैक्शन फोर्स किसके किसके बीच लग रहा होगा, न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ठीक है। बी का जो न्यूक्लियस है वो एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ये तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्सन भी यहाँ काम कर रहा होगा, किसके किसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा बताओ तो। न्यूक्लियस न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। हाँ, कि न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इसके बीच में लग रहा है। और दोनों के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से चार टाइप के फोर्सेस, दो अट्रैक्टिव फोर्स और दो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जैसे देखो, इन दोनों एटम्स को जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है, तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, क्योंकि दोनों को बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना होगा, एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा। और एक दूसरे के अगर क्लोज आ रहा है तो एक दूसरे के क्लोज कब आएगा, कोई भी दो एटम अगर क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के, उनके बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा या रिपल्सिव फोर्स, बताओ तो। अगर दो एटम्स क्लोज आएंगे तो कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, फोर्स अट्रैक्टिव ऑफ फोर्स अट्रैक्शन। डोमिनेट। तो अट्रैक्टिव फोर्स अगर डोमिनेट करता है ना, तो देखोगे कि वो एनर्जी को क्या करता है, कम करता है। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होगा, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल उतना कम होते जाएगा, ठीक है। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ता है, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, एनर्जी कम करता है। और रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, तो रिपल्सिव फोर्स जो है वो एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, ओवरऑल एनर्जी वो बढ़ा देता है। और जैसे ही ओवरऑल एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी देखोगे वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा एनर्जी उतना कम होगा। और रिपल्सिव फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं। तो अब दो एटम्स, ये देखो यहाँ पे ग्राफ हम लोग कैसे इसका रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। ग्राफ हम लोग किसके किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है ये। ये देखो, ये वाई एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है ये मॉलिक्यूल का, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखोगे ना कि जैसे अभी दो एटम्स एक बहुत दूर में प्लेस्ड थे, अब उन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है। तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है, तो ए और बी क्या होगा, आपस ए और बी एक दूसरे की तरफ आना स्टार्ट करेगा,
मतलब ए और बी एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट करेंगे अगर बॉन्ड बनाना है तो। और जैसे जैसे वो क्लोज आएगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होते जाएगा, डिस्टेंस क्या होते जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, क्लोज आने का मतलब वहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा ये बताओ। अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, जैसे जैसे डिस्टेंस देखोगे इन दोनों का डिक्रीज होते जा रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, धीरे धीरे ये देखोगे एनर्जी ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखोगे धीरे धीरे ये एनर्जी ये डिक्रीज होना स्टार्ट किया, यहाँ तक ये डिक्रीज हुआ। ठीक है, इसको कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लो। ये मान लो ये एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लो एक दूसरे की तरफ आ रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मान लो ए और बी यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जैसे ही ये ए और बी आपस में इतना ज्यादा क्लोज आ गए कि अब उससे ज्यादा और ये क्लोज नहीं हो सकता। यहाँ तक तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट किया, अब जैसे ही इससे ज्यादा क्लोज आने का कोशिश करेगा तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम आ जाता है ना ए और बी के बीच में, मतलब जिस पॉइंट तक वो आने के बाद, या जितना मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों के बीच का जितना हो गया, मतलब उससे ज्यादा और वो क्लोज नहीं आ सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा और वो क्लोज आएगा तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे ए और बी क्या हो जाते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो वो जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता है ना, जहां पे ये दोनों मतलब अपने मिनिमम डिस्टेंस पे आ चुके हैं, उससे ज्यादा वो फर्दर क्लोज नहीं आ सकते हैं, तो उस पॉइंट को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है ना, समझ रहे हो बात, जहां पे वो दोनों ए और बी जो है बॉन्ड बना के स्टेबलाइज हो गए, तो उस समय जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, उसी डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब जैसे ही जैसे मान लो इस पॉइंट पे ये ए और बी आपस में बॉन्ड बना लिए, तो ए और बी आपस में अगर बॉन्ड बना लिए तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर है इस केस में, जहां पे ये बॉन्ड बन रहा है। अब इधर वाले केस में जो एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग था, यहाँ पे बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था किस पे, फोर्स ऑफ रिपल्सन पे, तभी तो एनर्जी ये डिक्रीज कर रहा है सिस्टम का। बात समझ रहे हो। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। अब इसके बाद अगर फर्दर तुम बॉन्ड, जिस पॉइंट पे बॉन्ड बन गया उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो एक बराबर हो गया है। अब इससे ज्यादा अगर क्लोज लाने का कोशिश करोगे, इससे कम डिस्टेंस अगर उन दोनों के बीच का करोगे, तो कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग हो जाएगा बताओ उस केस में, कौन सा फोर्स डोमिनेट कर, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। और रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेट करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, उस मॉलिक्यूल का जो भी फॉर्म हो रहा है उसका ओवरऑल सिस्टम का एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस रीजन से अगर उनको क्लोज लाने का कोशिश करोगे तो ये देखोगे क्या हुआ, एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद अगर फर्दर क्लोज लाओगे तो यहाँ देखोगे इस पॉइंट के बाद एनर्जी जो है बहुत ही शार्पली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इस रीजन में हम लोग बोल सकते हैं कि इस रीजन में कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है बताओ, एफ रिपल्सिव इज मोर डोमिनेटिंग देन एफ अट्रैक्टिव। समझ आया ग्राफ। सर लेकिन इस केस में तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा ना। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे ये हम केस कंसिडर कर रहे हैं, बॉन्ड तो यहीं पे बन गया है, हम ये थ्योरेटिकल केस मान रहे हैं कि उससे ज्यादा और क्लोज लाने का कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट तो यहीं पे है, यहाँ पे ये ए और बी आपस में बॉन्ड बना लिए, जहां तक ये मिनिमम आ सकता था वहां पे ही ये बॉन्ड बन गया है। हम जस्ट ये केस कंसिडर कर रहे हैं कि अगर उससे भी अगर हम लोग कम करने की कोशिश करें, उसका डिस्टेंस जो है और भी अगर कम करने का कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, वो जस्ट एक एजम्पशन लिया गया है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना,
जितना ए और बी आपस में जितना मिनिमम डिस्टेंस वो आ सकते हैं, ठीक है, उससे फर्दर वो नहीं आ पाएगा। तो वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को, उस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच का, उसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, इससे फर्दर वो क्लोज नहीं आ सकते हैं। और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ये क्या होगा? एफ अट्रैक्टिव इज इक्वल टू एफ रिपल्सिव। और इससे डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस आता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसे डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। समझ आया बात? तो पहला रीजन यही है कि कोई भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या दो स्पीसीज अगर हम लोग बोलें बॉन्ड बनाने का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन यही है कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। वो अपने एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है ताकि स्टेबिलिटी को क्या कर सके? वो इंक्रीज कर सके। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है? जब बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम लोग जस्ट थियोरेटिकली ये तो एजम्पशन ले रहे हैं ना, इससे ज्यादा और क्लोज थोड़ी ना कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है? ऐसे नॉर्मली लोग है तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी भी एटम का वो तो नेगेटिव ही रहता है ना, टोटल जो भी हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। तो वो जस्ट एक एजम्पशन है, थियोरेटिकल एजम्पशन है कि बहुत ज्यादा जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो उस केस में वो जस्ट एज्यूम किया गया थ्योरेटिकली कि वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हो बात? प्रैक्टिकली वैसा यस पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल वो उसको मत समझ लेना। प्रैक्टिकली तो अगर वैसा होगा तो फिर तो, अगर वैसा केस हो जाता तो कोई भी बॉन्ड थोड़ी ना एग्जिस्ट करता, फिर जो भी एग्जिस्टेंस है जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स का वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। वो जस्ट एक अजम्पशन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख लेना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, अट्रैक्शन फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। मतलब जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एनर्जी उतना कम होगा, और एनर्जी अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना, कभी भी कोई बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस समझ रहे हो ना? किस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। हाँ, एनर्जी रिलीज करेगा। जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तो हमेशा ध्यान देना वहां हमेशा एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड। ये पहला कंडीशन हो गया फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ड्रॉ कर लियो ग्राफ? हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना यस सर। सबको? शालिनी, यस सर। यस सर। चलो। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन हम लोग देखते हैं। पहला तो हो गया टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। सेकंड जो रीजन है इसमें, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तुम लोग ऑक्टेट रूल पढ़ चुके होगे अभी तक। ऑक्टेट रूल पढ़े हो ना? क्लास शायद 9th-10th में था ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट रीजन जो है ये है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया था, ये लुइस लुइस का थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, ये कोई भी एटम जो है ये बेसिकली नोबल गैस से देख के मिला था। ठीक है, एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
क्योंकि जब नोबल गैसेस के एटम्स को ऑब्जर्व किया गया कि नोबल गैसेस के एटम्स तो किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है, उनका रिएक्टिविटी बिल्कुल कम है। तो ऐसा जब रीजन देखा गया क्यों इनका रिएक्टिविटी कम है, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखा गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने पे मिला कि जितने भी नोबल गैस है ना, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के केस में तो वो ड्यूप्लेट बनाता है, लेकिन हीलियम के अलावा जितने भी नोबल गैस है, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे हो गए, तो इन सभी के नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज कॉमन मिला कि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब कंप्लीटली फिल्ड है उसका आउटर मोस्ट सेल और 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो उससे ही ये कंक्लूड किया गया कि नोबल गैसेस के एटम्स ऑलरेडी अपने आप में स्टेबल थे, उसी को उसको किसी से रिएक्ट करने का जरूरत था नहीं, है ना। तो अगर रिएक्ट करने का जरूरत नहीं था तो उसके बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व किया गया कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो जब देखा गया कि नोबल गैसेस के जितने भी एटम्स हैं, हीलियम में ड्यूप्लेट बनता है, बाकी अदर एटम्स में देखा गया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ऑक्टेट बोला गया उसको। तो ये बोला गया, उसी से ये कंक्लूजन आया कि किसी भी एटम को अगर स्टेबल बनना है ना, किसी भी एटम को अगर स्टेबिलिटी गेन करना है तो उसको नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना होगा। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी एटम स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग पढ़े होगा कि मेटल जो होता है वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अचीव करता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल का जनरल टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। तो नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके उस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। या फिर जो एटम्स जो है आपस में या तो इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब मान लो आपस में दो नॉन मेटल को रिएक्ट करना है तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसको ऑक्टेट रूल भी बोला गया, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है बताओ, कि कोई भी एटम्स जो है, दूसरे एलिमेंट का एटम्स जो है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है बाय, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन द स्टेबल electronic configuration stable electronic configuration like noble gas element by loss या फिर gain of electron, gain of electrons और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको ऑक्टेट बोला जाता है। तो कोई भी एटम जो है स्टेबल होने के लिए वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। अब ये ऑक्टेट रूल देखो फुल प्रूफ नहीं है, मतलब सभी एटम्स के लिए वैलिड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट पूरा होगा तभी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लुईस का जो रूल है ना, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, लुईस का जो रूल है उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इनफाइनाइट एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। बहुत केसेस में देखा गया है कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं भी हो रहा है फिर भी मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। तो ये ऑक्टेट पूरा करना ही सिर्फ कंडीशन नहीं होता है किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का, ठीक है। जस्ट ये पहला थ्योरी था जो कि केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए ये हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है। काफी हद तक ये उस समय एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आए हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस भी हम लोग देखेंगे, किस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में एक्सेप्शन मिलता है वो भी देखना है हम लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सिंपली ऑक्टेट रूल में क्या बोला था लुईस, लुईस का ऑक्टेट रूल है, लुईस थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। तो बोला था कि जो एटम ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, मतलब वैसे ही मॉलिक्यूल सिर्फ एग्जिस्ट कर पाएंगे जिनमें सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वैसे मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल गए कि बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जिनमें सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भी था,
लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे थे। क्लियर है? ये लिख चुके हो यहाँ तक? हेलो? यस सर, यस सर। ठीक है, तो मेनली ये दो प्रॉपर रीजंस बोला गया कि जिसकी वजह से एटम्स जो है या कोई भी स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज जो है वो बॉन्ड बनाने का कोशिश करता है। अब केमिकल बॉन्ड को अगर हम क्लासिफाई करने का कोशिश करें, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑलरेडी तुम लोग पढ़ रखे हो, ठीक है? तो केमिकल बॉन्ड्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करने का कोशिश करें तो ब्रॉडली इसको हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। एक हो गया स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ये वीक केमिकल बॉन्ड, वीक बॉन्ड्स। ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है, ये उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे, अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाएगा, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे है ये, ठीक है? और बॉन्ड अगर वीक है, बॉन्ड एनर्जी कम, मतलब कम एनर्जी रिलीज हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, तो हम लोग बोलेंगे वो वीक बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में मेनली तुम लोग पढ़ रखे होगे, कुछ कुछ बॉन्ड्स तो ऑलरेडी पढ़ रखे हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या क्या आ जाता है? आयनिक बॉन्ड पढ़ रखे हो ना, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में, वो हम फिर से बताएंगे यस नहीं। सर। दूसरा कोवेलेंट बॉन्डिंग भी तुम लोग पढ़ रखे होगे, ये सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़े हो? यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग सब लोग पढ़े हो? नो सर। नहीं पढ़े हो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग? बोलो 11th वाले। नो सर। नहीं पढ़े हो, चलो ठीक है। आयनिक और कोवेलेंट तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है ना? नो सर। चलो ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीसरा बॉन्ड होता है, इसको एक और नेम होता है इसका, डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखोगे डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। और फोर्थ जो कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है ये मेटालिक बॉन्ड्स है, ठीक है? ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी। तो ये चार हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है? और वीक बॉन्ड्स में बेसिकली आता है वंडर वाल फोर्सेस की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं ना, उनको हम लोग वीक बॉन्ड्स बोलते हैं। तो वीक बॉन्ड में सबसे पहला कैटेगरी आ गया वही वंडर वाल्स बॉन्ड। और वंडरवाल बॉन्ड में ही एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वंडरवाल बॉन्ड से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको भी रिलेटिवली वीक बॉन्ड के कैटेगरी में रखा, क्योंकि इनके कंपैरिजन में जब हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करेंगे तो वो काफी कम होता है स्ट्रेंथ उसका, इसलिए इनके कंपैरिजन में हम लोग हाइड्रोजन को वीक कंसिडर कर रहे हैं। बट वंडरवाल से जब कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। अब वंडरवाल बॉन्ड में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, वो तुम लोग को गैसेस स्टेट में बताएंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, आयन डाइपोल होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। तो उस टाइप के हम लोग अलग अलग टाइप के फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिकली हम लोग इतने टाइप्स में स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिस पे ये केमिकल बॉन्ड्स को हम लोग क्लासिफाई करने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? तो इतने टाइप्स के बॉन्ड हो गए। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में ये चार बॉन्ड्स हो गए, वीक बॉन्ड में मेनली हम लोग ये दो बॉन्ड्स को रख सकते हैं, ठीक है? चलो तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, ये सारा हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। चलो इसमें तुम लोग को ऑलरेडी आयनिक बॉन्डिंग तो पढ़ रखे हो, आयनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने का जरूरत है क्या? बताओ तो, खुद बताओ तुम लोग, आयनिक बॉन्डिंग नो एक्सप्लेन। सर। किसी को आयनिक बॉन्डिंग में डाउट है? आयनिक बॉन्डिंग में क्या होगा, जनरली एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल होता है, ठीक है? मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाता है। ये मेटालिक कैटायन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है। तो कैटायन और एनायन के बीच में ये क्या होगा, एक अट्रैक्शन टाइप का फोर्स, एक अट्रैक्शन डेवलप होता है। और ये अट्रैक्शन जो है एक बॉन्ड में डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है? आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है वो आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड में बेसिकली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कैटायन से एनायन पे। कैटायन जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और एनायन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, अगर डिफाइन करना है तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटायन टू एनायन, उसको हम लोग एनायनिक बॉन्ड बोलते हैं।
आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम एक और बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये भी सुने होगे तुम लोग। आयनिक बॉन्ड का एक और नेम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है इसको, सुने हो या नहीं? यस सर। इसका तुम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़े होगे, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक बॉन्डिंग को, तुम लोग बनाए होगे ना, वो शायद 10th में रहता है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग शो करते हैं आयनिक बॉन्डिंग को। यस सर। चलो तो वो सारा चीज हम लोग डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। चलो इसमें एक टर्म होता है आयनिक बॉन्डिंग में, देखोगे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोवैलेंसी बेसिकली क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी कैटायन या एनायन जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन कर रहा है, वही उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, ठीक है। अब दोनों का सम नहीं कर देना, या तो कैटायन के लिए देखोगे या एनायन के लिए देखोगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय कैटायन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एनायन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम टू फॉर्म एक कैटायन, या फिर इसको बोला जा सकता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained by an atom to form an anion, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है। जैसे तुमसे पूछा जाए AlCl3 में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, बताओ तो। AlCl3 में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा? सर 3 एल्यूमिनियम। 3 एल्यूमिनियम का और क्लोरीन का दोनों का इलेक्ट्रोवैलेंसी बताना है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना है? 3। और क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। एक क्लोरीन एटम के बारे में बोला जा रहा है ना, तो एक क्लोरीन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, समझ रहे हो बात। और 3 क्लोरीन एटम है तो तीनों क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन वहां पे हो जाता है। हम लोग एक एटम के बारे में यहाँ पे कंसर्न है, तो एल्यूमिनियम का एक एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया 3, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गया, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक एटम जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया। समझ में आया? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, है ना। आयनिक बॉन्ड का एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और एक चीज है कि आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं ना ये नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कोई? आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल क्यों है, बताओ तो। क्योंकि ये कैटायन और एनायन का जो होता है ना ओरिएंटेशन, वो कोई फिक्स्ड नहीं होता है कि इसी डायरेक्शन से कैटायन आएगा, है ना। कैटायन और एनायन जो है, जैसे कोई भी एक कैटायन फॉर्मेशन हुआ है तो उसके चारों बगल वो हो सकता है कि एनायन से सराउंडेड हो गया, चारों तरफ से उसको एनायन घेर लेगा, ठीक है। जैसे कोई एनायन है तो उसको चारों तरफ से वो कैटायन से सराउंडेड हो जाएगा, तो कोई फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं होता है इसका कि इस डायरेक्शन से ही जो है कैटायन आएगा तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वैसा कोई फिक्स्ड नहीं होता है। फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं होने की वजह से इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी आयनिक बॉन्ड्स होता है ना वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया? लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग जब फॉर्म करते हैं ना वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में रिसाइड कहाँ होता है, ऑर्बिटल्स में रिसाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर होने के लिए क्या होता है कि दो एटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होता है। तो उस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर ओवरलैपिंग नहीं होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो तुमको यहाँ पे बताना है
जैसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना बॉन्ड का प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। जैसे मान लो पी ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो एक पी ऑर्बिटल का शेप ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, डंबल शेप होता है। एक पी ऑर्बिटल अगर ऐसे है, ठीक है, और दूसरा पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अगर ऐसे ले लोगे, तो ये बॉन्ड बनेगा क्या, बताओ तो? ओवरलैपिंग हो पाएगा? खुद ही बताओ तुम लोग। हेलो। नहीं सर, नहीं सर, अगर एक नहीं। पी ऑर्बिटल ऐसे है किस एक एटम का, और दूसरा पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अगर ऐसे हो गया, तो ये बॉन्ड कभी बन पाएगा इन दोनों के नो बीच में? नो सर। तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा तो इस केस में कोई बॉन्ड, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ओरिएंटेशन, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है, ठीक है। ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर बॉन्ड बनाना है तो इसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, एक पी ऑर्बिटल अगर ऐसे है तो दूसरा पी ऑर्बिटल भी इसी डायरेक्शन में इसकी तरफ ओरिएंटेड होने चाहिए, सेम प्लेन में, सेम एक्सिस में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसकी वजह से ही हम लोग बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, कि किसी भी डायरेक्शन से कोई भी एटम अप्रोच कर लेगा तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी हर डायरेक्शन से नहीं होता है। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए उनके ऑर्बिटल्स का, तभी वो बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा। डिफरेंस समझ में आया या नहीं, बोलो। यस सर। चलो, अब जैसे आयनिक बॉन्ड में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी यूज कर रहे थे एक टर्म, कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग यूज करेंगे कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी भी वही हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हो रहे हैं, ठीक है, या कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है वो, कोई भी एटम जो है मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है। जैसे NH3 है, ठीक है, जैसे एक कंपाउंड है, जनरली देखोगे कोवेलेंट बॉन्ड जो है किसके किसके बीच में फॉर्म होता है, जनरली दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है। दो नॉन मेटल के बीच में ही जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, ये तो तुम लोग पढ़ रखे हो। यस सर। जनरली बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिया हम लोग NH3। NH3 एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है NH3 में। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो 3 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो वो नाइट्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बचा हुआ है। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना है, बता सकते हो? 3। 3। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है? 3। तो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी हो गया 3। और हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना हो गया इसमें? 1। 1, ठीक है। तो ये हो गया कोवैलेंसी। जैसे PCl5 एक कंपाउंड है, PCl5 में बताओ फॉस्फोरस का कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 5। 5। और क्लोरीन का कोवैलेंसी कितना हो गया? 1। 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुम लोग। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग कोवेलेंसी की बात करते हैं। म्यूट करो, कौन है? आवाज आ रहा है सबको? शुभम, यस। शुभम क्लास नहीं कर रहा है। आयुष, आयुष यस सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा। राज, राज कौशल आ रहा है ना? ठीक है, चलो। हिमांशु, यस सर। चलो ठीक। तो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में एक्चुअली क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। इसके बारे में इंट्रोडक्शन तुम लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ रखे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना,
कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ना बेसिकली दो टाइप्स में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसके दो टाइप्स में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये पढ़े हो क्या तुम लोग, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट? सुने नो हो सर। पहले, पोलर और नहीं। नॉन Yes, पोलर? sir. चलो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, तुम लोग को एक टर्म बता चुके हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही एप्लीकेशन है, उसी की वजह से ये पोलैरिटी डेवलप होता है। लास्ट क्लास में या लास्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस भी किए थे। जैसे मान लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, क्योंकि फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अब इन दोनों में हमको पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बताओ। इन दोनों में फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका फ्लोरीन। ज्यादा है? फ्लोरीन फ्लोरीन। का। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना जो बीच में है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये बीच में नहीं रहने देगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, मच मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो इसके तरफ अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे देखोगे पार्शियल हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप का बॉन्ड जो होता है ना, इस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड जो कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसमें थोड़ा सा पोलैरिटी आ जाता है या चार्ज डेवलप हो जाता है, उस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। या फिर इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स। समझ रहे हो, अगर दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है, क्योंकि अगर अलग अलग एटम्स होंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस होगा तो उसमें थोड़ा बहुत पोलैरिटी डेवलप होगा या चार्ज डेवलप होगा। तो उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0 है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, तो इसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बना H2 में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बना, ठीक है। नाइट्रोजन आपस में ये ट्रिपल बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन F2 में FF के बीच का बॉन्डिंग हुआ। ये सारे क्या है, सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, 0। तो यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा, जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे देखोगे बीच में ही रहेगा, ठीक है। वो किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होगा इस केस में। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया बात, पोलर और नॉन पोलर? यस सर। चलो, तो दूसरा बॉन्ड हो गया हमारा, दूसरा टाइप का बॉन्ड था कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा बॉन्ड जो इसमें हम लोग को डिस्कस करना है इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड जो है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली क्या है ना, कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ए और बी जो है दो एटम है जो उनको आपस में अगर बॉन्ड बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड बनाने में वो ए और बी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग क्या देखे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है।
लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक ऐसा टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगा ना, उस कोवेलेंट बॉन्डिंग में देखोगे दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, किस इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं वो किसी एक ही एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर मान लो एक बॉन्ड बना हुआ है तो उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो देखोगे दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। ठीक है, अगर दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन आता है तब तो फिर उसको कोवेलेंट बॉन्ड ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे जो दो एक बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जिसमें जो बॉन्ड आता है या इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो किसी एक ही एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू unequal sharing of electrons। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ कि किसी एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम आपस में शेयर कर रहे होंगे, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या फिर डेटिव बॉन्ड। इसका दूसरा नेम है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल तुम लोग पढ़े होंगे, अमोनियम आयन पढ़े हो इसका, NH4 अमोनियम आयन सुने हो ना, इसको क्या बोला जाता है हम, ये अमोनियम आयन। अब इसको अगर एक्सप्लेन करना है ये कैसे फॉर्म होता है, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, 3 हाइड्रोजन एटम जो है ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर अमोनिया का हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहें। ठीक है, तो ये बताना, हाइड्रोजन जो है वो तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही कनेक्टेड होगा, तीनों हाइड्रोजन जो है ये तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही कनेक्टेड होगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ तो? 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑलरेडी लूज कर दिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ये यूज कर चुका है, मतलब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके यूज हो गया ना नाइट्रोजन के। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसका यूज नहीं हुआ है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोन इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अगर पेयर में हम लोग बात करें, जनरली पेयर में ही रिप्रेजेंट करते हैं इनको, तो ये बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन अमोनिया में अगर देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर अवेलेबल होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसके पास मान लो अगर H+ आ गया, ठीक है, ये H+, ठीक है, H+ इसके साथ कंबाइन करना चाह रहा है, तभी तो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये देखो हाइड्रोजन, अगर ये न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम होता तो न्यूट्रल हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ये H+ बन गया, तो H+ बन गया तो इसका मतलब जो भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर चुका है, ये लूज कर चुका है। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं H+ के पास बताओ तो, एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये अमोनिया के साथ अगर उसको बॉन्ड बनाना है तो अब वो H+ को कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है बताओ? हाइड्रोजन तो हमेशा 2। ड्यूप्लेट बनाता है, तो उसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है तो उसको मिलेगा कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है जो कि बॉन्डिंग में ये यूज नहीं किया है। ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की तरह। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करता है, एक डोनर एटम की तरह बिहेव करता है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, H+ को डोनेट कर देता है। ठीक है, तो H+ को जैसे ही वो डोनेट करता है तो वहां पे कुछ इस टाइप का सीन होता है, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको कि नाइट्रोजन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे H+ को डोनेट कर दिया। तो H+ को डोनेट करने के बाद इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन गया। और ओवरऑल जो है ये पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है, एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही ना, H+ की वजह से वो चार्ज थोड़ी ना कहीं गया है।
तो ओवरऑल इस पूरे मॉलिक्यूल पे हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे ये ध्यान देना, ये हाइड्रोजन जो इधर से जुड़ा था इसको हम लोग चलो ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अब ये हाइड्रोजन जो ये बॉन्ड दिख रहा है तुम लोगों को, ये बॉन्ड में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है बताओ तो। उसमें नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का कोई भी कंट्रीब्यूशन है क्या उस दोनों इलेक्ट्रॉन में? नो सर। नहीं। तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नाइट्रोजन एटम का ही दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये इक्वल शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रहा है, ये अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। जिसमें कि एक ही एटम का वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो तुमसे यहाँ पे दो टाइप के स्पीसीज आ जाते हैं। एक होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डोनर स्पीसीज या डोनर एटम। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाता है? एक्सेप्टर है। ये एक्सेप्टर स्पीसीज है। तो एक हो गया डोनर स्पीसीज और दूसरा हो गया एक्सेप्टर स्पीसीज। समझ में आया बात? तो जैसे यस ही सर। एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही हो जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद देखोगे वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एरो से। ये एरो किसकी तरफ जाएगा? ये कहाँ से स्टार्ट होगा? डोनर एटम से, क्योंकि ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो डोनर एटम से ये एरो स्टार्ट होगा और वो किसकी तरफ जाएगा? उसका हेड जो है एरो का, वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा? वो एक्सेप्टर एटम की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्टर एटम की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन जो है ये एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ये डोनर एटम की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यस ये सर। हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का एक और एग्जांपल तुम लोग इसमें कर सकते हैं, H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। हाइड्रोनियम आयन, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग शो करो तो तुम लोग हाइड्रोनियम आयन में, H3O प्लस में। हो गया? शो कर दिए? यस सर। कैसे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा? H2O से, है ना। H2O जो है एक H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब ये हाइड्रोनियम आयन में बेसिकली ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ही होता है, क्योंकि हमको पता है कि ऑक्सीजन के पास, H2O में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर अवेलेबल होता है। स्ट्रक्चर तो पढ़ रखे होगे ना तुम लोग H2O का। जैसे अगर नॉर्मली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो 2 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 6 होते हैं ना। तो हाइड्रोजन के साथ तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर बचा हुआ ही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 2 पेयर के फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो 2 लोन पेयर ऑक्सीजन एटम पे हैं। अब ये क्या करेगा, अगर मान लो इसके पास H प्लस आया कहीं से, ठीक है, तो H प्लस के साथ ये आसानी से बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर अवेलेबल है। तो 2 लोन पेयर है, तो ये एक लोन पेयर अपना इसको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो एक लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इनके बीच में क्या बन गया? एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, एक लोन पेयर बचा हुआ ही रहेगा इसके पास, ठीक है। ये H प्लस, अब इसको अगर
आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है सर। कब से गायब था यार तुम? बोलो, बहुत देर से गायब था क्या? नहीं सर, हुआ होगा 2-3 मिनट। हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर तो तुम लोग लिख लिए थे ना, वहां तक तो आ रहा था आवाज। यस सर। एक मिनट रुकना, अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं, नो सर। अभी भी नहीं विजिबल, रुको एक सेकंड। अब देखो तो विजिबल है? No, sir. Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। तो ये है, ये देखो हाइड्रोनियम आयन का ये हो गया। ऑक्सीजन जो है अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद यहाँ पे इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसके ऊपर ओवरऑल एक क्या आ गया, प्लस चार्ज, जो कि ऑलरेडी पहले से था। ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे देखना, अगर ए और बी आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना रहे हैं, ए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बी को डोनेट करेगा, तो जब इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे ना, तो ए के ऊपर देखोगे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज ए के ऊपर एक +1 आएगा, और बी के ऊपर देखोगे एक -1 चार्ज डेवलप होता है। क्योंकि एक जब यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक का ही है, लेकिन एक की तरफ हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक। बाकी दूसरा इलेक्ट्रॉन वो बी की तरफ चला गया, तो बी की तरफ जाने से ये इलेक्ट्रॉन तो एक का ही था ना, तो इसीलिए इसके ऊपर हम लोग +1 चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बी की तरफ गया है, तो उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आता है। ठीक है, ये जस्ट हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब रिप्लेस करोगे कोवेलेंट बॉन्ड से, तो जो डोनर एटम है उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो एक्सेप्टर एटम है उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो बात? डोनर एटम पे क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक्सेप्टर एटम पे देखोगे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। सर ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर है, तो एक और हाइड्रोजन सर प्लस आयन को सर वो कर सकता है एक्सेप्ट? नहीं नहीं, एक और हाइड्रोजन के साथ वो फिर अनस्टेबल हो जाता है। वो H3 और प्लस जो है वो सबसे स्टेबल है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। अब एक और हाइड्रोजन हो जाएगा ना, लोन पेयर है तो वो डोनेट तो कर ही सकता है, लेकिन चार चार हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सराउंड करेगा, तो वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, चारों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। समझ रहे हो बात? यस सर। तो क्राउडिंग, बहुत ज्यादा क्राउडिंग होने की वजह से वो मॉलिक्यूल, वो जो आयन बनेगा ना, फिर फर्दर जो आयन का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा।
तो इसलिए हाइड्रोनियम आयन तक ही ये रहता है। क्योंकि एक्चुअली कोई भी बॉन्ड जो बन रहा है वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए ही बन रहा है। अगर बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल अनस्टेबल होने लगेगा तो कभी वो बॉन्ड बनेगा क्या, बताओ। अगर बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल अगर अनस्टेबल हो रहा है तो कभी वो बॉन्ड बनाना चाहेगा? हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना रीजन। बॉन्ड बनने का रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो ऑब्वियसली वही वाला मॉलिक्यूल जो है बॉन्ड बनाने के बाद वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जिस फॉर्म में उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा होगा। जहां पे उसका स्टेबिलिटी घटने लगा तो वो उस फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, या उस बॉन्ड को वो कभी भी बनाना नहीं चाहेगा। क्लियर है? यस चलो, सर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा सर एक ही लोन पेयर से डोनेट होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सर हमेशा फिर एक ही लोन पेयर से डोनेट करेगा? क्या बोल रहे हो? हाँ, जनरली हम लोग एक ही पेयर यहाँ पे डोनेट करते हैं, ठीक है। एक ही जनरल जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के एग्जांपल्स उसमें देखोगे एक एक पेयर ही डोनेट किया जा रहा है। एटम पे भी वो डिपेंड करता है ना, कि एटम का जो साइज है वो पढ़ेंगे आगे हम लोग, और भी एग्जांपल्स जैसे करेंगे ना। क्योंकि ये जो बॉन्ड बनने का जो है, कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, किसी भी एटम के अराउंड कितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। वो जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसका साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस पर डिपेंड करता है। अगर साइज काफी बड़ा है कि वो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है, काफी स्पेसियस, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है उनके बीच में स्पेस काफी, वो अगर उस टाइप से अरेंजमेंट पॉसिबल कर सकता है ताकि वो उसमें रिपल्सन नहीं हो पाए उतना, तो हो सकता है कि वो उस केस में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखोगे एक ही लोन पेयर का डोनेशन होता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में देखोगे एक लोन पेयर डोनेट होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, तीनों टाइप के बॉन्ड को हम लोग डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली ये दो टर्म यहाँ पे आ रहे हैं, दो टर्म ये जानना जरूरी है कि लुईस कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए लुईस का बेसिकली दो टर्म्स होता है, एक होता है लुईस एसिड्स और दूसरा होता है लुईस बेसिस, ठीक है। तो ये ध्यान देना, लुईस एसिड और लुईस बेसिस ये बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर, या फिर आगे भी हम लोग इसको यूज करेंगे। तो लुईस एसिड जो है, ये लुईस का एसिड का डेफिनेशन है कि एसिड का तुम लोग पढ़े होगे ना, जैसे आर्हीनियस डेफिनेशन पढ़े होगे एसिड और बेस का। आर्हीनियस एसिड या बेस को कैसे डिफाइन किया था, बताओ जल्दी से। आर्हीनियस के डेफिनेशन में क्या था कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो H+ आयन देगा, है ना। बेस वैसा सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो OH- देगा। यही होता है ना आर्हीनियस का डेफिनेशन, एसिड और बेस का, यस सर। ठीक है। तो वो ऑलरेडी पढ़ रखे हो। उसी तरह लुईस का अलग से डेफिनेशन है एसिड और बेस का, ये डिफरेंट तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन किया है। तो लुईस के अकॉर्डिंग जो एसिड का डेफिनेशन है, ये क्या बोला कि एसिड्स वैसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स जो है ना, वो लुईस एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वैसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन कौन से स्पीसीज कर सकते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है या जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कि बॉन्ड करने के बाद भी उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट जिसका है, तो अगर ऑक्टेट वो बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट अगर पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली अगर कहीं दूसरे एटम से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा जो कि उसके ऑक्टेट पूरा करने में हेल्प करेगा, तो ऑब्वियसली वो वहां पे बॉन्ड बनाना चाहेगा, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो उस टाइप के स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे लुईस एसिड, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। दूसरा, केटायंस जो है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे H+ क्या है,
ये कैटायन ही तो है। और कैटायन फॉर्म कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो हमेशा कैटायन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी ही होगा। क्लियर है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का कमी है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके वो जो है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या फिर किसी भी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो कैटायंस हो गया इसमें, जैसे H प्लस हो गया, Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया। ठीक है, इस टाइप के कैटायंस जो हैं ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। सर हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में ही एक्सेप्ट होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर में ही एक्सेप्ट होता है। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरा इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि लुईस एसिड में देखोगे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो जनरली देखा गया है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उसके ऑर्बिटल्स तो खाली होने चाहिए ना। समझ रहे हो बात। अगर ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कहाँ कर पाएगा वो। तो इसलिए जो भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऑर्बिटल्स जो होने चाहिए वो वेकेंट होने चाहिए। तो जनरली देखा गया है कि ये आइदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करता है या बहुत सारे स्पीसीज देखोगे पी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो उसके पास ऑर्बिटल्स जो होने चाहिए वो वेकेंट होने चाहिए। तो वेकेंट डी या सिंपली यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल्स ही लिख लो। वेकेंट ऑर्बिटल्स अगर होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस टाइप के स्पीसीज जो है ना वो जनरली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट करके क्या बना सकते हैं, एक्सेप्ट करके वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। वेकेंट ऑर्बिटल जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, PCl3 हो गया, PCl5 हो गया। इन सभी में देखोगे ये फास्फोरस का जो ऑर्बिटल्स है ना या वेकेंट है। SF4 हो गया, यहाँ पे सल्फर का भी ऑर्बिटल जो होता है वेकेंट होता है। तो ये सारे जो है लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। कैटायंस, ये सारे कैटायंस जो है ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन जो है H प्लस जो है इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। Cl प्लस के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, यहाँ भी एक्सेप्ट कर सकता है। ब्रोमीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये सारे लुईस के अकॉर्डिंग एसिड का डेफिनेशन हो गया। लिख लियो इसको यहाँ तक, लुईस एसिड तक। सर केटायंस में मेटल का एग्जांपल नहीं दे सकते? मेटल का एग्जांपल दे सकते हैं। मेटल जनरली जो होता है ना, ये सारे मेटल्स जो होते हैं वो हमारे जनरली लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये भी लिख लो एक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले कैटायंस जो है ना वो बेसिकली लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे Zn2 प्लस, Cu प्लस, Cu2 प्लस, Ag प्लस। क्योंकि इनके पास देखोगे वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। जनरली S और P ब्लॉक वाले में देखोगे उनके पास वो जनरली S ब्लॉक वाले कैटायंस जो हैं वो जनरली ये इस तरह का लुईस एसिड की तरह वो बिहेव नहीं कर सकता है वहां पर। ठीक है, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कैटायंस होंगे वो जनरली देखोगे लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये आसानी से अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इनके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में आसानी से एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनके कैटायंस देखोगे जनरली वो लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सारे केसेस तुम लोग देखोगे ये कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में तुम लोग को बताया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम लोग देखेंगे ये सारे डी ब्लॉक के जितने भी कैटायंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके
बॉन्डिंग बनाते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वहां पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग इन सब के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे या कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया लुईस एसिड का डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें होता है नेक्स्ट लुईस बेस। तो एसिड का जस्ट ये उल्टा हो गया। लुईस एसिड किसको बोला गया? एसिड वैसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। और लुईस के अकॉर्डिंग बेस का क्या डेफिनेशन हो गया बताओ तो? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? वो डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स को बोला जाता है लुईस बेसिस। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है वो लुईस के अकॉर्डिंग बेस की तरह एक्ट करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर सकता है बताओ तो? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या फिर हम लोग वैसे स्पीसीज बोल सकते हैं जिनके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो वो आसानी से डोनेट कर सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फिर स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो लुईस के अकॉर्डिंग वो लुईस बेस के कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर हम लोग इसमें बोल सकते हैं एनायंस भी आ सकता है लुईस बेस की कैटेगरी में, क्योंकि एनायंस भी तो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में होता है ना। जैसे F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं यानी बताओ? इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है सभी के पास, यस और नो? बोलो। हेलो। Yes, sir. तो ये लुईस के अकॉर्डिंग जो होगा ये लुईस बेस का डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग अमोनिया का दे सकते हैं, वाटर का दे सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। H2S में दे सकते हैं, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं अभी। जैसे जैसे आगे जाओगे तो चैप्टर में और भी सारे एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का ये डेफिनेशन है कि लुईस जो है एसिड को डिफाइन किया है कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और बेस जो है वैसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में एग्जांपल्स लिख लेना। जैसे एग्जांपल आता है BCl3, AlCl3 होता है, BCl2 होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका सेंट्रल एटम देखोगे, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बॉन्डिंग करने के बाद भी। तो अगर कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा होगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो लुईस के अकॉर्डिंग ये एसिड और बेस का डेफिनेशन हो गया। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर सेंट्रल एटम किसको बोलेंगे? ये सब आगे हम लोग अभी करने वाले हैं। ये अभी नेक्स्ट क्लास में हम लुईस स्ट्रक्चर तुम लोग को बताएंगे, लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। ये अगले क्लास में हम लोग पूरा क्लास जो है ये लुईस स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने के लिए हम लोग सीखेंगे। लुईस स्ट्रक्चर कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। उसी में आता है लुईस स्ट्रक्चर। हम लोग जब ड्रॉ करना सीखेंगे तो जैसे मान लो H2O का लुईस स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है, तो उसमें कोई भी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कोई तो एक सेंट्रल एटम बनेगा ना जो बीच में रहेगा, और उसके चारों बगल जो इर्द गिर्द होंगे वो टर्मिनल एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सेंट्रल एटम को डिसाइड करते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है किसी भी मॉलिक्यूल का, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं इसको। तो पूरा चैप्टर पूरा क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये लुईस स्ट्रक्चर ही बनाने सीखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर तो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए होगे, क्लास 10th में पढ़े ही होगे। अमोनिया का कैसे बनाते हैं, CH4 का कैसे बनाते हैं, ये सब पढ़े हो ना लुईस स्ट्रक्चर। यस सर। जैसे एसिटाइलिन का C2H2 का कैसे बनाते हैं, फिर C2H4 का इथीन का कैसे बनाते हैं, ये सब तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए हो क्लास 10th में। यस सर। उस चैप्टर में था ना शायद, कौन सा चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में।
तो बेसिक जो है कुछ कुछ लोएस्ट स्ट्रक्चर तो वहां पे तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के हम लोग लोएस्ट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। देखो इसमें लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जो हम लोग रूल 3-4 रूल पढ़ेंगे वो सभी मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं कि लुईस का जो स्ट्रक्चर है या लुईस का जो भी थ्योरी है वो ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस्ड होता है। और ऑक्टेट रूल में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ऑक्टेट रूल का बहुत सारा एक्सेप्शंस हमको देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसी भी एटम का कोई परफेक्ट नहीं है कि अगर हम लोग रूल पढ़ लिए तो उससे हम लोग सारे मॉलिक्यूल का हम लोग लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, वैसा कोई रूल नहीं है। सारे एटम या मॉलिक्यूल के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ कुछ केसेस में हमको स्ट्रक्चर जो है, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाएगा तो वहां पे हम लोग लुईस के जो रूल्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग नहीं बना सकते हैं। वहां पे हमको वो स्ट्रक्चर कुछ कुछ याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, बेसिक स्ट्रक्चर्स, वो तो हम लोग जो 3-4 रूल्स पढ़ेंगे उसके बेसिस पे तो ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि 1-2 बार स्ट्रक्चर जैसे देख लोगे ना तो तुमको ऑटोमेटिकली आइडिया लगते जाएगा कि स्ट्रक्चर देखने पे कैसे उसका याद होते जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो CH4 है, मिथेन का तुम स्ट्रक्चर ऑलरेडी देखे हुए हो, तो जैसे मिथेन तुमको बोला जाए तो उसमें अचानक से तुम्हारे दिमाग में तुरंत आइडिया आ जाएगा कि उसमें सेंट्रल बीच में एटम कौन सा होगा, बताओ तो। मिथेन में सर कार्बन। कार्ब कार्बन होगा और उसके चारों बगल क्या होगा, हाइड्रोजन एटम से अरेंज होंगे। तो स्ट्रक्चर देखा हुआ है इसीलिए तुमको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि वहां पे सेंट्रल एटम जो होगा कार्बन होगा, उसके चारों बगल हाइड्रोजन एटम से अरेंज होंगे, ठीक है। जैसे मान लो जब दे दिया जाए तुम लोग को ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए, जैसे हम दे दिए XCOF4 दे दिए, ठीक है। XCOF4 जेनॉन का ये कंपाउंड है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो उसमें अभी तुम लोग नहीं बता सकते हो कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो वहां पे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगर इस टाइप के कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिसको ऑलरेडी हम लोग पहले से नहीं पढ़ रखे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर्स हम लोग कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग देखते हैं कैसा लुईस स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। जस्ट इंट्रोडक्शन था केमिकल बॉन्डिंग का, मतलब कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, क्यों बॉन्ड बनता है, ठीक है। कोवेलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये सारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होते हैं, तो ये सारा चीज क्लियर हो गया ना। इसमें कोई डाउट है किसी को, बताओ। इसमें अगर कुछ पूछना है तो बोलो, बोलो, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। सर जेनॉन बॉन्ड कैसे बना रहा है? जेनॉन बॉन्ड कैसे बना रहा है मतलब? सर वो तो नोबल गैस है ना? तो नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जेनॉन का ऑक्सीजन के साथ, जेनॉन का एक्चुअली में जो बॉन्ड देखा गया है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जेनॉन बॉन्ड बना सकता है, और उसके बहुत सारे कंपाउंड्स जेनॉन के एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग जेनॉन का पढ़ेंगे। जेनॉन का फ्लोरीन के साथ पढ़ेंगे, जेनॉन का ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंबाइंड पढ़ेंगे जेनॉन का, ठीक है। तो नोबल गैसेस में जनरली जेनॉन के ही ज्यादातर कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उसके अलावा कंपाउंड्स मुश्किल है मिलना। जेनॉन आसानी से ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बनता है, ऐसा मत समझना कि रूम टेम्परेचर पे वो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। वो बॉन्ड बहुत ही एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यस सर। चलो, कोई डाउट है बताओ आज के क्लास में। अगले क्लास से हम लोग सीखेंगे, तो अगले क्लास से स्ट्रक्चर बनाना हम लोग सीखेंगे, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। तो अगले क्लास से और भी आगे, अब क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में होने दो स्ट्रक्चर बनाने का, फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। बहुत सारा स्ट्रक्चर तुम लोग को भी देंगे खुद बनाने, ठीक है। तो देख लो, आज इंट्रोडक्शन था हमारा इसका, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। कुछ पूछना है किसी को? हेलो? नो सर।
नहीं पूछना है ना किसी को? हिमांशु? No, sir. चलो सर फिर, हाँ बोलो। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट की तरह लिखते हैं तो उसमें चार्ज कैसे आ जाता है, वो समझ में नहीं। चार्ज आएगा ना, क्योंकि एक दो, जैसे यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम बताए हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसका होता है, एक ही एटम का होता है। जैसे कहा गया, जैसे यहाँ ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, तो ए जो है अपने दोनों एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, वो बॉन्ड में इन्वॉल्व कर रहा है, तो वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, वो तो ए का ही है ना। बी का तो वहां पे कुछ नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन होता है क्या? नो सर। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक का है, तो अगर यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक दोनों इलेक्ट्रॉन ए का था, तो एक इलेक्ट्रॉन ए का तो उसी के पास है, क्लोज है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है, हम लोग बी के साइड में रिप्रेजेंट किए हैं ना, बी की तरफ वो चला गया। समझ रहे हो? यस और नो? यहाँ जो एक एटम है ए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो ए का था ही, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी ये ए का ही है, लेकिन वो हम लोग बी की तरफ रिप्रेजेंट किए हैं ना। बोलो। यस सर। तो अगर बी की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो ए से दूर गया, तभी तो ये बॉन्ड हम लोग शो कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रखेंगे तो बॉन्ड कैसे बना पाएंगे? तो ये इनफैक्ट दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ए का ही है, लेकिन बी की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ए के ऊपर क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन ए से दूर चला गया ना, तो इसकी वजह से ए के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एक प्लस। यस सर। और बी की तरफ एक इलेक्ट्रॉन मूव किया है, तो बी के ऊपर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम लोग कोवेलेंट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे बस ये एरो की तरह शो कर रहे हैं तब चार्ज नहीं शो करना है, लेकिन जब कोवेलेंट की तरह ट्रीट करेंगे, कोवेलेंट की तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो डोनर एटम होगा उसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा, और जो एक्सेप्टर एटम आएगा उसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो सर H3O प्लस को ऐसे लिख सकते हैं, H2O प्लस फिर सिंगल बॉन्ड और H माइनस। एच माइनस नहीं होगा ना, एक्चुअली में वहां पे जो प्लस चार्ज है ना, वो प्लस चार्ज बेसिकली ऑक्सीजन पे ही है। जैसे यहाँ पे देखो अमोनियम आयन में NH4 प्लस है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाए ये तो ऐसे कर दिए, ठीक है, ये चार है और इसके ऊपर पूरा प्लस चार्ज। बेसिकली ये जो प्लस चार्ज होता है ये नाइट्रोजन के ऊपर है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो जब ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कोवेलेंट बॉन्ड से अगर रिप्लेस करेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखो डोनर एटम हमारा यहाँ पे क्या है, बताओ, नाइट्रोजन है, तो डोनर एटम पे एक प्लस चार्ज आ गया, और एक्सेप्टर एटम पे माइनस, और एक्सेप्टर एटम पे पहले से प्लस था, तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया ना। समझ रहे हो बात? हेलो? यस सर। तो यहाँ पे ये इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करके इसको हम लोग पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज शो कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो एक्चुअली में जो ये प्लस चार्ज है वो किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो तो माइनस आने की वजह से वो तो पूरा न्यूट्रल हो गया ना। हाइड्रोजन पे जो प्लस था और ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो उसकी वजह से ये पूरा न्यूट्रल हो गया, और नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज है। यही चीज जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक्चुअल में जो यस उस सर। मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। ठीक है, उसको हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, तो फॉर्मल चार्ज हम लोग फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बताएंगे हम। जैसे यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन में, तो हाइड्रोनियम आयन में जो एक्चुअल में ये जो प्लस चार्ज है वो किसके ऊपर है, बताओ तो? ऑक्सीजन एटम के ऊपर है। तो एक्चुअल में ये जो प्लस चार्ज है वो किसके ऊपर है, कौन से एटम के ऊपर वो ऑक्सीजन। प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है।
क्योंकि H प्लस का जो हाइड्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था, वो एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन की तरफ गया तो वो प्लस माइनस वो न्यूट्रलाइज हो गया पूरा। ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन दूर गया है तो ये जो बेसिकली ये जो प्लस चार्ज इसके ऊपर है वो बेसिकली ऑक्सीजन एटम के ऊपर है ना? ठीक है, समझ आ गया? यस। चलो, और भी कुछ? और भी कुछ पूछना है किसी को? अभिषेक? नो सर। चलो फिर तो अगले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है फिर चलो एंड करते हैं, बाकी अगले क्लास में।